अपने पूरे उफान पर है। इस मौसम में लू संबंधी कई आम बीमारियों के बारे में तो ज्यादातर सब जानते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हम में से बहुत से लोग इन गर्मियों में भी हर साल की ही तरह समर एलर्जीज के शिकार होंगे। समर एलर्जीज में सांस से जुड़ी समस्याएं आम हैं। बदलते मौसम में स्प्रिंग एलर्जीज आम होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समर आते आते यही एलर्जीज समर एलर्जीज में तब्दील हो जाती हैं। गर्मियां जीवन और विकास का मौसम मानी जाती हैं। खास तौर पर कीट और जीव जंतु इस मौसम में काफी एक्टिव होते हैं। नतीजतन बहुत सारे लोग इस मौसम में डस्ट और माइट एलर्जीज के शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये हैं क्या और इनके उपचार और रोकथाम क्या है, ये जानना जरूरी है अपनी गर्मियां हेल्दी और कंफर्टेबल बनाने के लिए। नमस्कार, हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। हेल्पलाइन में हम हर बार एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों के जवाब देते हैं। आप हमें फोन करके हेल्थ से जुड़े आपके सवाल बताएं। उसके बाद आपके हर सवाल के जवाब के लिए हम खुद आपसे संपर्क करेंगे। हमारी फोन लाइन सोमवार दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। हमारा फोन नंबर है 0172-504-3734। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सीजनल एलर्जीज के बारे में, और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फोर्टिस हॉस्पिटल से एलर्जी स्पेशलिस्ट डॉक्टर शकुंतला लवासा। डॉक्टर लवासा, आपका हेल्पलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर लवासा, अभी हमने फिल्म में देखा एलर्जीज के बारे में काफी कुछ कहा गया। एलर्जीज होती क्या है, एलर्जी क्या है? ये देखो, ऐसा है कि रोज हम लोग सांस भी लेते हैं, खाना भी खाते हैं और सब अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज में हैं और एकदम अच्छा चलता रहता है। लेकिन क्या होता है कि जो रोज की चीजें होती हैं, जैसे कि इतना इम्पोर्टेंट एक्टिविटी कि 1 मिनट में हम 18 बार सांस लेते हैं एडल्ट्स और 30 बार बच्चे, लेकिन फिर भी पता भी नहीं लगता और रोज सुबह से शाम तक खाते रहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं पता लगता। लेकिन सडनली कि कोई भी ऐसा सिम्टम हो जाए जो कि रोज रोज की चीजों से लेकिन फिर भी एबनॉर्मल लगे, तो ये इसी को एलर्जी कहते हैं कि जो एक आदमी के लिए अमृत है वो ही दूसरे आदमी के लिए पॉइजन हो जाता है, जिसकी कॉमन सेइंग भी है कि वन मैन्स फूड कैन बिकम अनदर मैन्स पॉइजन। अच्छा। तो इस तरह रोज यानी एक चीज जो एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, दूसरे के लिए वही बहुत ज्यादा नुकसानदायक भी हो सकती है, मतलब जानलेवा तक भी हो सकती है। इस सीजन में होने वाली एलर्जी क्या है? स्पेशली उसको अप्रैल में रेस्पिरेटरी एलर्जी के नाम से जाना जाता है। तो जैसे मौसम बदलता है, मार्च तो बहुत अच्छा मौसम होता है, सबको खुशी लगती है कि इतना स्प्रिंग आ गया और सब कुछ। लेकिन कुछ लोग जिनको की मतलब सीजनल एलर्जी की टेंडेंसी होती है, उनको बस 15 मार्च आते ही जुकाम रहना, हमेशा खांसते रहना, आंखों में खुजली होना, कान में, गले में, नाक में खुजली होना, नाक बंद होना, इवन अस्थमा के अटैक्स हो जाना। तो ये सब सीजनल रेस्पिरेटरी एलर्जी इस मौसम में ज्यादा होती हैं। मौसम बदलते हैं। कारण क्या होते हैं? ये अचानक किस तरह के सिम्टम्स दिखना, नाक में खुजली आना, अचानक जुकाम हो जाना, क्योंकि इतना अच्छा मौसम होता है, अचानक सर्दी से राहत मिली है और स्प्रिंग का मौसम आया है, तो ऐसे में ये तरह के सिम्टम्स के कॉजेज क्या हैं, क्या कारण है? ऐसा होता है ना कि जैसे देखो, हवा हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये तो आपको भी मालूम है और सबको मालूम है ना कि इसमें ऑक्सीजन होता है और कई तरह के तत्व होते हैं। लेकिन इसी हवा में जो हमें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखें तो इसमें कितने ही कण मिले हुए होते हैं, जिनको आप साइंटिफिक लैंग्वेज में पोलन कह सकते हो, फंगल स्पोर कह सकते हो, डस्ट पार्टिकल कह सकते हो। तो ऐसे तरह तरह के कण जिसको स्टडी करते हैं तो उसको एरोबायोलॉजिकल स्टडीज कहते हैं। लेकिन इन्हीं चीजों से अप्रैल मई का जो मौसम होता है तब से शुरुआत हो जाती है। तो व्हीट थ्रेशिंग डस्ट, जैसे गेहूं की कटाई होती है तो उस टाइम जो कटाई के टाइम उड़ने वाला डस्ट, तो इस तरह से सब मिली जुले कारणों की वजह से रेस्पिरेटरी एलर्जी होती है, जिसमें छींके आने से लेकर के और एस्थमा के अटैक तक होते हैं। तो क्या ये सिर्फ गांव में होती है या फिर शहरी इलाकों में भी देखी जाती है इस तरह की एलर्जी? क्योंकि ये कटाई वगैरह को लोग एसोसिएट करते हैं कि गांव वगैरह के साथ, कि गांव में होते हैं फसलें वगैरह। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है और बहुत इम्पोर्टेंट भी। बहुत साल पहले जब हमारे पास ऐसा होता था कि व्हीट थ्रेशिंग डस्ट के टाइम में ही, मतलब जब कटाई का मौसम होता था, तब पेशेंट के इतनी भरमार हो जाती थी और हर पेशेंट आके ये बोलता था कि 15 मार्च तक मैं बिल्कुल ठीक था, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ और अब तो बस बिल्कुल बस हो गई है। तो तब हम लोगों ने सोचा कि मतलब हमें
पोलन्स जिनको सोचते थे, तो उससे आगे बढ़ के क्यों ना हम अपना भी रिसर्च करें। तो तब हमने वीट थ्रेशिंग डस्ट को स्टडी किया, मतलब कि जैसे हमने ऐसे पेशेंट्स को जनवरी फरवरी में भी स्टडी किया, मार्च अप्रैल में भी स्टडी किया, मई जून में भी स्टडी किया, और उसके बाद पोस्ट सीजन पीरियड में भी उनको स्टडी किया। तो उनको पेशेंट की बॉडी को किया, उनके एनवायरनमेंट को किया, उनकी एक्टिविटीज को किया, ऐसे ऐसे करके मतलब एक बहुत बड़ा मेरा 6 साल का ये पीएचडी का रिसर्च प्रोजेक्ट था कि मैं ये जानना चाहती थी कि चंडीगढ़ और सराउंडिंग्स में अप्रैल मई में लोग क्यों बीमार होते हैं, और वो पंजाब जहाँ पे वीट सबसे ज्यादा ऑक्यूपेशन है। तो हमने ये देखा कि ये नहीं था कि जो फार्मर्स थे वही बीमार थे, हमने ये देखा कि सिटी के लोग जिन्होंने फार्म कभी देखे भी नहीं होंगे, वो उनको भी, इवन बच्चे जिनका फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं था। बच्चे किस उम्र के बच्चे, मतलब एग्जाम गोइंग बच्चे, मतलब सो के आपको सरप्राइज होगा कि बेचारे बोर्ड के एग्जाम्स, मतलब इतनी प्रिपरेशन की है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बैठ पा रहे क्योंकि सिर्फ इस पीरियड में उनको अटैक हो गया। मतलब कहीं बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हवा में इस तरह के कण फैले हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाहर जाना तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है, और बाहर जाना तो मतलब लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करता है जी। लेकिन ऐसा है कि जिनको ये एलर्जिक टेंडेंसी हो, जिनको पता लग गया कि हाँ मुझे इस सीजन में होता है जी, तो जनरली पेशेंट्स की क्या टेंडेंसी होती है, मतलब मैं भी पेशेंट हूँ तो यही सोचूंगी कि भाई जब बीमार हूँ तभी डॉक्टर के पास जाना है। शुरुआत में हल्के फुल्के लक्षण दिखते हैं, छींक आ रही है, लोग सोचते हैं कि क्या है यार इसका, क्या डॉक्टर के पास जाना। इस सीजनल एलर्जी की खासियत पता है क्या है कि जब आप बीमार होके आओगे तो हम सिर्फ आपको उस टाइम के सिम्टम्स को और उस टाइम की बीमारी को और उसकी कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करने वाला इलाज करेंगे। इसको हम रेस्क्यू थेरेपी कहते हैं। लेकिन जब आप बिल्कुल ठीक होगे, मतलब कि सीजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद में प्री सीजन पीरियड में भी आओगे ना, तो फिर ऐसा इलाज पॉसिबल होता है जिसको प्रिवेंटिव थेरेपी कहते हैं। मतलब कि आप बीमार नहीं हो तो आपको लग रहा है कि मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर उस टाइम भी आपके अंदर ऐसे कुछ सिम्टम्स पा सकते हैं, लक्षण पा सकते हैं, ताकि आपको आगे बीमार होने से रोका जा सके जी। इसके लिए कुछ जांच किस तरह से की जाती है, कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं इसके, या फिर सिम्टम्स के आधार पर ही आप लोग? नहीं, सिम्टम्स के आधार पे तो नहीं होते, लेकिन ऑफ कोर्स जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में हिस्ट्री टेकिंग कहते हैं, हाँ जी, तो वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड होता है, पार्ट होता है। हम कम से कम एक पेशेंट के साथ 1 घंटा भी गुजार देते हैं, क्योंकि हमें उसकी हिस्ट्री में सारा कुछ जानना होता है कि कारण क्या है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसका रूट कॉज क्या है, उसकी डाइट क्या है, उसकी एक्टिविटी क्या है, पेशेंट की पूरी क्लिनिकल एग्जामिनेशन जिसको कहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और वो मतलब कोई डॉक्टर जो साइंटिफिक अप्रोच वाला हो और जो इस सब्जेक्ट में पढ़ा लिखा हो, तो वो ही उसको अच्छी तरह देख सकता है और जान सकता है। जी डॉक्टर लवासा, हमारे साथ हमारे एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अम्बाला से हैं एस राजू। वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं सीजनल एलर्जी से जुड़ा। जी राजू जी, आपका हेल्पलाइन में बहुत बहुत स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ डॉक्टर नमस्कार, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा जो बच्चा है छोटा है, मेरी 2 साल 7 महीने का है। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ 2 साल 7 महीने का। तो डॉक्टर वो नवंबर 25 को पैदा हुआ था, तो तब से उसको लगातार ना कई बार सर्दी बहुत रहती है सर, उसको आए दिन उसकी सर्दी हो जाती है। अभी इतना गर्मी का मौसम है फिर भी उसको सर्दी है। तो मैंने बीच में डॉक्टर को चेक कराया था, उन्होंने एक्सरे वगैरह कराया, लेकिन एक्सरे में सब कुछ नहीं निकला। तो मैं उसी की जानना चाह रहा था, क्या ये बार बार सर्दी होने का कोई आगे कोई ऐसा इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, या कोई दवा की प्रभाव भी है? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इनमें हमेशा जुकाम रहना और बार बार गला खराब हो जाना, बार बार छींके आना, थोड़े थोड़े दिनों के बाद बुखार हो जाना, ग्रोथ नहीं होना, ये सारे एलर्जी के लक्षण भी हो सकते हैं, जिसको आम डॉक्टर बार बार एंटीबायोटिक्स से ट्रीट करते हैं। वो अच्छी बात नहीं है, एक्चुअली वो एंटीबायोटिक्स का मिस यूज है और बच्चों को भी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। तो ऐसे बच्चों को इस तरह की एलर्जी की बीमारियों के लिए ध्यान देके इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि एलर्जी का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। एलर्जी का ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स है ही नहीं, तो इसलिए ऐसे बच्चों को साइंटिफिक इलाज करवाने से वो ठीक हो सकते हैं हमेशा के लिए। जी। तो इन्होंने बताया गर्मी के मौसम में जुकाम, समर कोल्ड, ये कुछ अजीब लगता है सुनने में, है क्या ये समर कोल्ड? नहीं, गर्मी के मौसम में जुकाम क्यों नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि लोग कहते हैं सर्दियों में सर्दी लग गई तो जुकाम। हाँ, सर्दियों में जो जुकाम होता है वो भी वायरल ज्यादातर होता है, लेकिन एलर्जी की वजह से हो सकता है। और गर्मियों में जो जुकाम होता है वो एलर्जेंस की वजह से ज्यादा होता है, तो इसलिए इसको समर कोल्ड, हे फीवर, राइनाइटिस, ऐसे कई नाम
दिए जाते हैं। तो मतलब नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्फेक्शन एक अलग ग्रुप की बीमारी तो है। उसे किस तरह से ट्रीट किया जाता है? अब एलर्जी में भी अगर आम पेशेंट ये सोचने लग जाए कि हम एंटी एलर्जिक दवाई ले लें, जैसे कि आमतौर से हमारे पास पेशेंट आते हैं और कहते हैं कि मैं तो रोज सिट्राजिन ले रहा हूँ फिर भी नहीं ठीक हो गया, तो ऐसा नहीं है। मतलब सिम्टम्स का इलाज नहीं होता जी, लेकिन रूट कॉज जान के इलाज होना जी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि मान लो मेरी खिड़की में कोई पेड़ दिख रहा है और मैं सोचूं कि मुझे ये दिखना ही नहीं चाहिए जी, तो मैं उसको अगर मतलब अपने खिड़की के लेवल्स पे चॉप कर दूं जी, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो पेड़ नहीं दिखेगा जी, वो उग के फिर दिखेगा या किसी और डायरेक्शन में उगेगा जी। लेकिन अगर मैं रूट कॉज जान के जी और उसको खत्म करूं तो फिर नेचुरली पेड़ की सारी ब्रांचेस खत्म हो जाएंगी। डॉक्टर लवासा के साथ बातचीत जारी रहेगी, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद हेल्पलाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम डॉक्टर लवासा से सीजनल एलर्जीज पर बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर लवासा, सीजनल एलर्जीज के बारे में बात की, समर कोल्ड के बारे में हमने बातचीत की, एलर्जिक राइनाइटिस मैंने एक टर्म सुनी है, ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है? राइनाइटिस माने नाक में होने वाली एलर्जी। छींकें आके लोग इतना ज्यादा परेशान भी हो सकते हैं जी, कि अपनी डेली एक्टिविटीज भूल जाएं। बच्चों को अगर नाक बंद रहना रहेगा तो उनकी आवाज में भी फर्क आ जाएगा जी, नेजल ट्वैंग जिसको कहते हैं ना कि नाक से आवाज निकलना जी। और सिंपल लगने वाली चीज अगर जिंदगी भर के लिए मान लो किसी की नाक से ही आवाज आती रहे जी, तो कितना बड़ा इम्प्लीकेशन है इसका, है ना? तो और जबकि एलर्जिक राइनाइटिस के लेवल पे अगर ठीक किया जाए साइंटिफिक इलाज से जी, तो कम्प्लीटली क्योरेबल है। पहले एक ईमेल ले लेते हैं। हमारी एक दर्शक हैं लेखा वर्मा पानीपत से। अच्छा। उन्होंने हमें ईमेल के जरिए क्वेरी भेजी है। वो जानना चाहती हैं, उन्हें एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, ठीक है, उनकी मदर को भी ये प्रॉब्लम थी। उनके 12 साल के स्कूल गोइंग बेटे को गर्मियों के मौसम में पिछले 1-2 साल से कोल्ड की काफी प्रॉब्लम रहती है। मतलब उसकी आंखों में खुजली होती है, आंखों से पानी आना, जुकाम रहता है, नाक में खुजली रहती है और ये पूरी गर्मियों से परेशान करती रहती है। तो ये क्या प्रॉब्लम है? कहीं एलर्जिक राइनाइटिस तो नहीं हो रहा है उनके बेटे को? कहीं उनसे उनके बेटे को ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है? ये कुछ जेनेटिक हेरिडिटरी भी होता है ये एलर्जिक राइनाइटिस? इसकी जीन्स तो जरूर एक दूसरे में आती हैं, मतलब पेरेंट्स से। हाँ जी। लेकिन ऐसा है, मैं उनको सबसे इम्पोर्टेंट सलाह ये दूंगी कि कम से कम 12 साल के बच्चे का जी, तो तुरंत ही इलाज करवाएं जी, क्योंकि 12 साल के बच्चे को तो अभी प्यूबर्टी भी नहीं आई। प्यूबर्टी का मतलब होता है कि जब बॉडी में हार्मोनल चेंजेस वगैरह आते हैं और मतलब लड़के जैसे मेल बनते हैं जी, तो जब तक ये चेंजेस नहीं आते उससे पहले करीब काफी सारे इलाज जी 100% आई वुड से कि मतलब सक्सेसफुल होते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर एलर्जिक राइनाइटिस का इलाज ना करवाया जाए तो इसके हर तीसरे मरीज के 10 साल के भीतर अस्थमा होने की संभावना रहती है। आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है। हाँ जी। और आई रियली विश कि मतलब जो ऑर्डिनरी लोग हैं या व्यूअर्स हैं वो इस बात को बहुत ध्यान से समझे और क्यों अस्थमा होने दें जब राइनाइटिस के लेवल पे इलाज हो जाता है। इलाज हो सकता है। तो ये इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं कि राइनाइटिस के बाद अस्थमा होने वाला है? इसके कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं कि व्यक्ति को पता चल जाए कि हाँ अस्थमा होने वाला है या अस्थमा हो रहा है? शुरुआती लक्षण तो इतने सिंपल भी हो सकते हैं कि जैसे मान लो आप और मैं बात कर रहे हैं और मैं हर एक सेंटेंस में मेरा लास्ट वर्ड आपको सुनाई ना दे, इसका मतलब ये है कि मतलब मुझे ब्रेथ